नमस्कार, मैं रविश कुमार। ये कुछ ऐसा मंज़र है जिसे देखकर आपको हमको यकीन करना चाहिए कि जब भारत में स्मार्ट शहर बन जाएंगे तो ये दृश्य गायब हो जाएगा। हम दक्षिण दिल्ली के एक हिस्से में आए हैं जिसका नाम संजय कॉलोनी है, ठीक है, और ये जे क्लस्टर इसको बोलते हैं, कॉलोनी भी बोलते हैं। तो कॉलोनी और क्लस्टर का हम अंतर बताएंगे, लेकिन आज दिल्ली की राजनीति झुग्गियों में रहने वाले, अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 60 लाख लोगों की तरफ बहुत उम्मीद से देख रही है। 21वीं सदी का हिंदुस्तान जिसका मिडिल क्लास इंडिया इंडिया गाता है, उसके बाकी लोग किस तरह से रहते हैं। इन लोगों के पास ना ट्विटर अकाउंट है ना फेसबुक है, इसलिए ये अपनी समस्या को हैशटैग भी नहीं करा सकते और प्रधानमंत्री उसे रीट्वीट भी नहीं कर सकते। मंत्रियों के फेवरेट करने की बात तो छोड़ दीजिए। इसलिए इस कॉलोनी के बहाने आज हम अनधिकृत अधिकृत करने की जो राजनीति है उसे समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, पानी के लिए देखिए, ये हमारी असली जल योद्धाएं हैं। आप देखिए कि पानी के लिए कितना संघर्ष है, युद्ध की तरह लड़ना पड़ता है। पर मुझे उम्मीद है कि 10 साल 15 साल बाद आऊँगा तो यहाँ पर एक स्मार्ट शहर खड़ा होगा और यहाँ पे कोई झुग्गी नहीं होगी, जैसा कि नेता हमारे वादा कर रहे हैं। ये सब पानी के लिए है, ये सारा पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं ये। और टैंकर आएगा, यहाँ लग जाएगा, पानी भरना शुरू हो जाएगा। वो टैंकर कहाँ जाएगा? वो तो खाली हो गया। कब से आप लोग पानी के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, बताइए? सुबह से। देखिए, हमारा कैमरा इस वक्त 4:30 बज रहा है। आप कह रहे हैं कि सुबह से यहाँ बैठे। सुबह से मतलब कितने बजे? आए जब भी खाली बर्तन आके देख लिया आप कब से बैठी हैं? ना, मैं तभी आई है सर। अभी आई हैं। तो ये रोज का काम है आपका पानी का इंतजार करना? हाँ, डेली का काम है ये तो इंतजार करने के लिए। कोई दिन होता है ऐसा, कोई दिन तो आ जाता है टाइम से, कोई दिन। लेकिन आपको पता नहीं है कि आज आएगा कि आए नहीं आएगा? आने को तो आएगा। हाँ, लेकिन आज 4-5 घंटे से यहाँ बैठी हैं। 7 बजे करीब आएगा, अभी नहीं आएगा। तो अभी से यहाँ क्यों बैठी हैं? अभी से बैठे नहीं, बर्तन पुलिस वाले आते फेंक जाते, रखने नहीं देते यहाँ, इसीलिए बैठे ले जाते हैं। कितने अभी 4:30 बज रहा है, 7 बजे टैंकर आएगा आपके हिसाब से, आएगा तो। और आप पिछले 4 घंटे से बैठी हैं। मैं 8-9 घंटा पानी के लिए इंतजार कर रही हूँ। इंतजार करते हैं सर जी, पूरा दिन करना पड़ता है, तब जाके पानी मिलता है। गर्मियों में तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। गर्मी में दिल्ली है, होती है दिक्कत, ज्यादा गर्मियों में होती है सर। इतना हमारे नेता लोग स्त्री शक्ति, महिला शक्ति, नारी शक्ति बोल रहे हैं, तो आप लोग कुछ कीजिए ना, इसका कोई समाधान नहीं है। जब आप 8 घंटा यहाँ पर टैंकर, समाधान क्या करेंगे? गरीब आदमी है, ड्यूटी पे जाते, शाम की खाली बर्तन देखते, पानी भरेंगे कम है, पानी ड्यूटी करेंगे बच्चे के लिए। सही जवाब दिया आपने मुझे जी। वैसे मरती रहो, वोट पड़ता है तो आज ये करेंगे, वो पड़ते हैं तो लोग आ जाते हैं। नहीं, इतना भारी तो मुझसे भी नहीं उठाएगा। हम मदद भी करें तो नहीं उठेगा, तो ले कैसे जाएंगे आप उसे? हम उठा के ले जाएंगे। अच्छा, एक ये भी प्रक्रिया देखिए कि पानी का ड्रम, एक हिंदुस्तान में देखा होगा आपने कि औरतें सर पे गगरी रख कर ले जा रही हैं, और ये देखिए कि पानी कैसे भीतर की गली में ले जा रही हैं ये महिला। ये देखिए आप, और इसके बाद आप फिर वो पोस्टर देखिएगा जिसमें एक लाइन में पानी, बिजली और सबको मकान देने का वादा किया जा रहा है। ये पहले देखिए, कितनी दूर है यहाँ से घर आपकी? तो कितना देर लगेगा आपको ले जाने में वहाँ? 1.5 घंटा ये पानी का जो ड्रम है इनको भर कर ले जाने में लगेगा। 1.5 घंटा। ये अभी से लेकर ये महिला जब चलना शुरू की, इस तरीके से आप देखिए कि राजकुमारी जी अभी यहाँ से चलेंगी तो घंटा से ज़्यादा समय लग जाएगा इनको पानी घर तक ले जाने में। ये हालत है एक औरत की। इस स्त्री की भी झांकी इंडिया गेट पर निकलनी चाहिए थी। यही असली स्त्री शक्ति है। वो जो मार्च करने वाली स्त्री शक्ति है वो ज़्यादा आसान है। ये देखिए कि रोज़ बिना किसी सैनिक अनुशासन के ये औरतें इस तरह से पानी लेकर अपने घरों में जा रही हैं। और अब आपको नज़र रखना है कि आप एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया हो जो सचमुच हमारे नेता इन तकलीफ़ों से लोगों को आज़ाद कराएं। वैसे सारे मर्द खड़े हैं यहाँ पर, सब कोई अपने पाँव से पानी ले जा रहा है। प्रिया, आपने ऐसा देखा था कभी? हैं? ऐसा नहीं देखा था ना कि किस तरह से पाँव से लात मार मार के पानी ले जाया जा रहा है। ये भी आप देख ही लें। हाँ जी।
टॉयलेट के लिए सर हमारी कोई सुविधा नहीं है सर। लेडीज यहाँ टॉयलेट के लिए कोई सुविधा नहीं सर, बाहर देखिए आप, पूरा रोड टॉयलेट हुआ पड़ा है। रोड पे जाता अंदर नहीं है हाँ? टॉयलेट में कुछ नहीं सर, ना कोई बराबर है, ना कोई स्कूल में कुछ नहीं है सर। और वहाँ से तोड़ दिया गया है, वहाँ भी देख लीजिए आप। ये सिर्फ वादा ही करते हैं सर नेता। ये सर जी कोई नहीं करता। देखिए हम आए हैं आज, हमारे साथ शबाना शेख भी आ रही हैं। हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आप लोगों को जब नेता कहते हैं कि अधिकृत करके कॉलोनी देंगे तो कौन वो सब बातों पर ध्यान रखना चाहिए। नारा मत देखिए हाँ? नारा मत देखिए, वो गाइडलाइंस देखिए। ये भी इस गाइडलाइंस में आपकी कॉलोनी आती है कि नहीं, क्योंकि कोई कह रहा है राइट टू शेल्टर देंगे, कोई कह रहा है कि स्वच्छ मकान दे देंगे, तो कहाँ से मकान देंगे, कैसे देंगे, ये सब प्लान आपको मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला। किसी भी पार्टी की तरफ से अगर ऐसा प्लान मिला है तो आप देखिए, उससे बार्गेन कीजिए, यही आपके चुनाव का मौका है। तो इसलिए हम आए हैं। आइए आप इधर आइए, आप गाइड बन जाइए हमारे। क्या नाम है? गगन शर्मा सर। गगन शर्मा। आपको बहुत देखता हूँ सर, रविश की रिकॉर्ड। अच्छा आप देखते हैं? जी अभी तो सर। तो यहाँ पे ये होलसेल की सारे दुकानें हैं? जी अभी कारोबार अभी है? स्टार्ट करा सर इन्होंने। जी अभी आपने कारोबार अच्छा कर लिया किया। सर। नमस्ते। सब सेटल हो चुके हैं। अच्छा, तो ये किस चीज़ का ये कारोबार सर है? ये लेगेज वगैरह होते हैं लेडीज, हाँ हाँ, ये बना के सेल कर रहे हैं सर। अच्छा यहीं बनाते हैं, यहाँ से सेल करते हैं। तो इसका मतलब स्किल इंडिया तो पहले से है यहाँ पे, है ना? अभी जस्ट हुआ 4-5 साल में बहुत डेवलप हो रहा अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए, कारोबार उद्यम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये बस्ती कब से है? बस्ती सर 72 के आसपास है सर। 72 सन 72 से है हाँ? बताइए, सन 72 से है, अभी तक ये स्मार्ट सिटी नहीं बना है। और इनका यहाँ पे कुछ भी, लेकिन ये सब जो पक्का बना है तो कोई नेता बनाया होगा, कोई सब पैसे लेते हैं पुलिस वाले। हैं? पुलिस वाले पैसे लेते हैं सर। अभी भी लेते हैं। जब स्मार्ट सिटी बन जाएगा ना तो वो स्वाइप होगा कार्ड, तो फिर उसमें रिश्वत खत्म हो जाएगी। ये जो देखिए घर, वो घर कैसे बने हुए सर हैं ये ये गलत है सारा। सबका, तो एक तरह से गलत है सर। स्कूल चाहिए, बाथरूम चाहिए और सफाई चाहिए, है ना? और पानी चाहिए सर, हाँ, पानी भी चाहिए। नमस्ते जी। स्कूल, बाथरूम, सफाई, पानी। और ये सभी का काम है सफाई का। सफाई में सभी सहयोग नहीं करते सर, सब नहीं लोग करते। नाली में। पर यहाँ पे सीवेज है जिससे नाली से पानी बाहर जाता है इसमें। सिर्फ सर यही है सर, यही है जो भी नाली है सर। अच्छा, दुकान में चले ऐसे सब्जी मशीनें लगी पड़ी हैं। एक दिलचस्प बात ये है प्रिया कि अक्सर हम समझते हैं कि गुड़गांव या पुणे जैसा कोई साफ़ सुथरा शहर बना देने से उसमें रोज़गार ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के आसपास जाएं, जो पुराना मोहल्ला है, चांदनी चौक में जाइए और पुरानी दिल्ली के आसपास, या इस तरह के ऐसे इलाकों में आप देखेंगे कि रोज़गार बन जाते हैं कई तरह से। इनका उनका बहुत तरह से एक अपने आप को ये रोज़गार का भी उत्पादन करते हैं, सिर्फ रहने की जगह नहीं। इसीलिए अगर किसी सरकार को लगता है कि उसे इनको अपनी अर्थव्यवस्था में शामिल करना है तो ऐसी बस्तियों में तो कम से कम जैसा उन्होंने कहा कि पानी, बिजली और ये सीवेज, नाली का पानी, ये सब तो एक बेसिक चीज़ होनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि हर चुनाव कुछ ना कुछ बन गया है। ठीक है, कभी यहाँ झुकी रही होगी, आप लोगों ने घर बना लिए हैं इससे ज़्यादा, लेकिन ये सब घर बहुत खतरनाक स्थिति में है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर इनको ऑथराइज कर भी दिया जाएगा, अब आप देख रहे हो कि प्लान तो है था नहीं, उन्होंने सब कुछ नहीं। इसको लेकिन क्या जब करेंगे? इसको फिर बाकी चीजें लाएंगे कैसे? आप देखिए क्या ये घर तोड़े जाएंगे या पाइपलाइन कैसे बिछाई जाएगी? हम दक्षिण दिल्ली नगर निगम प्राथमिक बाल बालिका विद्यालय, किन हालात में भारत का भविष्य पड़ रहा है। हम कॉलोनियों के अधिकृत अनधिकृत खोने की राजनीति पर बात करेंगे, लेकिन जरा वो भी देख लें। ये स्कूल है, सर इसमें से नहीं पढ़ा हुआ ये इसमें से बच्चे नहीं पढ़ा हुआ पढ़ा टीचर का मतलब ही नहीं पढ़ाने में। अब गैस कर रहे सब कोई भी टीचर। ये है भारत भाग्य विधाता। यही है भाग्य का बात है। शांत हो गया, कोई आवाज़ आई हमें देखते हुए तो पूरा माहौल शांत हो गया। तो जल्दी से देख लीजिए आप दर्शक, एक अंदाज़ा लगा लीजिए। हाँ सही बात है। अच्छा आइए, मेट्रो रेल यहाँ से गुजर रही है, बदरपुर वाली लाइन है ना? हाँ, ये देखिए यहाँ से वो विकास की रानी जा रही है, एक और मेट्रो ट्रेन यहाँ से जा रही है। लेकिन ये लोग जो यहाँ लाखों की संख्या में रहते हैं, इनकी मेट्रो यहीं की यहीं फंसी पड़ी है। आप ये करेंगे हर दिन पानी का टैंकर आता है या अलग अलग दिन आता है? हर दिन आता है, 30 दिन आता है, दूसरे दिन ऐसे आते हैं। 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद ऐसे आता है अलग अलग हिस्से में। जब तक वो बैठ रहेंगे उसी पानी के चक्कर में। तो अभी तो हम आ रहे थे बाहर, तो एक टैंकर लगा हुआ था। वो ऐसे ही आते हैं, नाम के हिसाब से आते हैं। अच्छा, नाम डलवा दिए 2-3 आदमी ने, उनके नाम पे आएंगे। अच्छा, यहाँ टैंकर आएगा रोज, लेकिन एक दिन 100 लोगों के लिए आएगा, एक दिन दूसरे 100 लोगों के लिए आएगा और एक दिन तीसरे 100 लोगों के लिए आएगा।
अच्छा, और बाकी जो रहता है वो बड़े बड़े ड्रम रखते हैं यहाँ पे, जो छतों पे जो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे जितने आप देखिए, ये सामने भी इस तरह से पानी स्टोर किया गया है इसमें सारा। लेकिन ये पानी ढो के यहाँ तक लाता कौन है इतने बड़े बड़े ड्रम? मोटर से चढ़ाते हैं। हाँ, नहीं तो आप मोटर क्या, इसका मतलब कोई सप्लाई का पाइप है जिससे मोटर लगाते हैं? नहीं, हाँ हाँ, तो वो ड्रम में लगा दिया आपने और फिर उस ड्रम से दूसरे ड्रम में लगाया। इतना निवेश है पानी के लिए। हाँ, महेंद्र सिंह बता रहे हैं कि इस कॉलोनी में पानी की जो समस्या है, और ऐसी तमाम कॉलोनियों में दिल्ली में जो 1000 और 1500 न जाने कितनी, सही संख्या क्या है ये किसी को मालूम नहीं है, तो यहाँ पे कम से कम संजय कॉलोनी में लोगों के हिसाब से 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग के हिसाब से रोस्टर बना हुआ है। टैंकर आता है, उसमें से पानी लोग भरते हैं, औरतें वहाँ पे घंटों बैठी रहती हैं। एक औरत के बारे में बता रहे हैं कि उसका सर फट गया, वो टैंकर से गिर गई, क्योंकि वहाँ काफ़ी हलचल होती है। पानी वहाँ से ढो के अंदर लाते हैं गली के भीतर, नीचे रखते हैं उस ड्रम से, फिर पाइप लगाकर मोटर के ज़रिए ऊपर के ड्रम में पानी भरा जाता है, क्योंकि इनको मालूम है कि आज जो पानी है, अब इसमें पानी तीसरे दिन या चौथे दिन भरा जाएगा या दूसरे दिन भरा जाएगा। तो ये वो तकलीफ़ है। स्मार्ट सिटी होने के बाद ये मोबाइल ऐप से पानी डाउनलोड कर लेंगे। किसी भी छत पर देखिए तो पानी स्टोर करने के तरह तरह के उपाय आपको नज़र आएंगे। हर छत पे इतने प्रकार के बर्तन हैं और आइडिया हैं पानी स्टोर करने के। 2-2 दिन के बाद आता है। आपका पानी का कोई कार्ड भी बना हुआ है, रजिस्टर? यहाँ दिल्ली जल बोर्ड से टैंकर्स आते हैं, वहीं से लेकर आना पड़ता है पानी। तो नहीं, लेकिन आप लोगों का अलग अलग हिसाब बना हुआ है कि 100 घर वाला इधर आज लेगा 200। हाँ, 10-10 घरों पे तो ज़्यादा बता रहे हैं। 100 किसी एक के लिए टैंकर आ रहा है और कोई 50 बंदे एक कुप्पी 5 लीटर पीने को नहीं मिल रहा उसको। तो हम इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आपको पता है कि हम आए हैं संजय कॉलोनी, इसे जे क्लस्टर भी बोलते हैं। कॉलोनी और क्लस्टर में एक बड़ा फ़र्क है। हमारे साथ शहाना शेख हैं जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में आप काम करती हैं। आपकी और आपकी दोस्त ने अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर काफ़ी रिसर्च किया है कि कानून बनाने में, गाइडलाइंस में क्या क्या दिक्कतें हैं वगैरह वगैरह। हमारा आने का मकसद यही है कि हम आपके ज़रिए, सिर्फ आपके ज़रिए ये जान सकें कि क्या मुद्दा है और जो 60 लाख लोग रहते हैं वो कैसे इस मुद्दे को समझें और किन किन बातों पर ध्यान रखें, क्योंकि तीनों पार्टियां दावा कर रही हैं कि हम इस कॉलोनियों में कुछ ना कुछ कर देंगे। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि हम दर्शकों को पहले ही बता देते हैं कि हमारे साथ अब कोई तीसरा या कोई शहाना या मेरे अलावा कोई और पक्ष नहीं है, यानी कोई राजनीतिक दल नहीं है। तो उनका पक्ष हो सकता है, तो आप ये बातचीत को, दो लोगों के बीच की ही बातचीत को समझकर आप अपनी धारणा बनाइए या फिर जानकारी प्राप्त कीजिए। इससे पहले कि प्रिया, मैं जानना चाहता था कि जो PIB जो दिसंबर से हुआ, 29 दिसंबर से, कि सरकार ने कोई आदेश जारी किया है, उससे संबंधित जो तीन दस्तावेज आपको मिले हैं वो क्या क्या हैं और इसमें क्या है? मोटा मोटी आप पॉइंट वाइज बता दीजिए। एक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो सरकार की साइट है, उसके हिसाब से इसमें 2 लाइन का इन्होंने एक ऑर्डर निकाला है जहां पर ये लिखा गया है कि कैबिनेट ने पास किया है कि जो अनधिकृत कॉलोनी है जो 2002 से लेके 1 जून 2014 तक है, उनके अंदर आप जो गाइडलाइंस उनको अमेंड किया जाए। लेकिन कौन सी गाइडलाइंस अमेंड की जाए इसमें ये बात नहीं लिखी गई है। उसके इसमें सिर्फ ये हो गया है कि कुछ दायरा बढ़ गया है, लोग कुछ मतलब कट ऑफ डेट कि 2014 तक की कॉलोनियों को रेगुलराइज किया जाएगा, सिर्फ ये हुआ है। ठीक, अब दूसरा क्या है? दूसरा 31 दिसंबर 2014 का है, जिसके अंदर जो मिनिस्ट्री ने है, DDA को, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने DDA को आगे फॉरवर्ड किया है कि भाई आप जो कैबिनेट ने फैसला किया है, आप प्लीज एक बार फिर से देखिए गाइडलाइंस क्या है और उनको देखिए जिससे रेगुलराइज हो जाए। उनमें आप अमेंडमेंट जरूर अमेंडमेंट कीजिए। और साथ ही ये भी क्लियर किया है कि ये ऐसा कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ, कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं किया गया। मीडिया ने गलती से रिपोर्ट कर दी थी। ठीक है। और तीसरा ये है कि DDA ने, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, बाकी जितने भी संबंधित विभाग हैं दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन को फॉरवर्ड किया है। ठीक है। और इसके उसी नोटिफिकेशन से फॉरवर्ड किया है बाकी संबंधित विभागों ठीक है। शहाना, इन 3 जो दस्तावेज हैं जिनके आधार पर अभी दावा किया जा रहा है, इस पर कोई टिप्पणी ये पर्याप्त है? देखिए, अगर इन डॉक्यूमेंट्स को देखा जाए तो ये समझ आता है कि जो आपने जैसे बोला, मेनली जो कट ऑफ डेट है वो चेंज हुआ है। अब इसमें ये नहीं लिखा है कि जो प्रोसेस 2008 की जो नोटिफिकेशन है, जो सेट ऑफ रेगुलेशंस है, और उसके पहले 2007 की जो गाइडलाइंस है,
वो प्रोसेस को पर से कोई चेंज नहीं किया गया है। डीडीए है जो दिल्ली सरकार है, जो लोकल बॉडी है, जैसे यहाँ पे एमसीडीआर जो हैं तीन, उन तीनों का जो भी स्टेप उन्होंने करना था वो स्पष्ट नहीं है। वो स्पष्ट नहीं, वो चेंज नहीं हुआ है। इसमें इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट मामला है जो बहुत बार बार डिस्कस होता है वो है लैंड यूज चेंज का इशू। वो एक तरह से डीडीए का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही लिखा है रेगुलेशंस में कि डीडीए ने वो लैंड यूज चेंज करना है। अब जो लैंड यूज चेंज करने के लिए आपको मास्टर प्लान में चेंज करना होगा। ठीक है। और मास्टर प्लान एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए जो डीडीए है उसको नेसेसरी चेंजेस करने होंगे। वो इससे साफ नहीं होता है। इससे साफ नहीं होता है कि वो चेंजेस हो। मास्टर प्लान में अगर डीडीए कहे कि हम तैयार बदलाव करने जा रहे हैं, तो ये क्या बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है क्या? नहीं, देखिए, अगर डीडीए चाहे तो अमेंडमेंट्स ला सकती है मास्टर प्लान में, और ये पहले भी हो चुका है। अगर आप देखिए जो 2006 में पूरा जो कमर्शियल सीलिंग का जो केस हुआ था, दैट वाज बेसिकली एट दैट टाइम व्हाट वाज अनऑथराइज्ड वाज जो भी कमर्शियल एक्टिविटी रेजिडेंशियल एरियाज में हो रही थी। फिर उन्होंने क्या किया कि एक मिक्स्ड यूज लैंड रेगुलेशन के को इंट्रोड्यूस किया, और फिर मास्टर प्लान को उन्होंने अमेंड किया विच वुड अलाउ फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज टू हैपन इन रेजिडेंशियल। मैं अपने दर्शकों को, खासकर वो दर्शक जो इस 60 लाख की श्रेणी में आते हैं, उनके समझने के लिए मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि पहले जो यूपीए सरकार के समय एक आदेश आया कि 3-4 क्राइटेरिया दिया गया कि कोई ऐसी कॉलोनी जिसपे 50% मकान बन गए हैं, लेकिन उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या वन विभाग जैसे महकमों ने कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया है, या जिनसे ऑब्जेक्शन लेने की ज़रूरत है, या एक तीसरी कैटेगरी ऐसा है कि जो दिल्ली के किसी विभाग की ज़मीन हो, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ज़मीन है, वहाँ कोई कॉलोनी बस गई है, वो डिपार्टमेंट चाहता है कि नहीं चाहता है। इन सब के रहते एक और बात कही आपने कि एमसीडी, डीडीए और दिल्ली सरकार, ये 3 पार्टी हो जाती है, तो इन सब के लिए अलग अलग है। तो ये इस मसले को कैसे समझें जो केंद्र सरकार ने अभी जो आदेश दिया है? देखिए, अगर वो आप जो ऑर्डर बता रहे हैं, अगर उसको देखा जाए तो उससे यही क्लियर होता है कि जो अलग अलग विभाग हैं, जिनकी ज़मीन है एज पर द लैंड रिकॉर्ड एक्सेट्रा, उन लोगों को भी अपने लैंड रिकॉर्ड्स चेंज करने हैं। ठीक है। तो दैट मीन्स जो भी लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके रिकॉर्ड्स के मुताबिक अगर उन्होंने चेंज करना है लैंड ओनर फ्रॉम अ सर्टेन डिपार्टमेंट टू फर्स्ट लैंड यूज चेंज विल हैपन व्हिच इज मूविंग टू रेजिडेंशियल, एंड देन देयर हैज टू बी अ लैंड ओनरशिप चेंज आल्सो, और उसमें उन्होंने पब्लिक से प्राइवेट वो चेंज होना होगा। एक जैसे ये घर है, ठीक है, ये क्लस्टर है, आप कहें क्लस्टर और अनऑथराइज्ड कॉलोनी में अंतर होता है, लेकिन फिर भी मान लें कि हम किसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी की छत पर खड़े हैं, अगर सरकार कहे कि हमने इसे रेगुलर कर दिया, तो क्या हम मान लें कि ये जो ज़मीन है जिस पर हमने मकान बनाया है वो मेरा मकान हो गया, ज़मीन मेरी हो गई? वो कब होगा, कैसे पता चला? क्या इन लोगों को एक स्लोगन से पता चल जाता है, राइट टू शेल्टर, या फिर जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, या फिर सबको मकान? इस एक स्लोगन से क्या इन लोगों को पता चल जाता है कि हाँ अब ये हमारी ज़मीन हमें मिलने वाली? नहीं, देखिए, अगर हम जैसे रेगुलराइजेशन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो अगर ये रेगुलेशंस को देखा जाए उसमें ये कहा गया है कि अगर एक बार एक कॉलोनी रेगुलराइज हो जाए तो उसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पानी है, शौचालय, सीवर लाइंस हैं, समुदाय केंद्र हैं, ये सब सुविधाएं वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको मतलब किसी तरह का मालिकाना हक दिया जाएगा, एकदम नहीं, वो नहीं, कहीं नहीं है। पहले भी नहीं लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एकदम अलग प्रोसेस है। एक बार जो लैंड है जिसपे जैसे कॉलोनी बसी है, पहले वो प्राइवेट, अगर पब्लिक से प्राइवेट होगी, और उसी के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा प्रोसेस चलेगा। ऐसी कोई बस्ती आप जानती हैं जहां पब्लिक से प्राइवेट हुई है और उसको पूरा रेगुलर किया गया है, रेगुलर होने के मॉडल के हिसाब से?
देखिए अभी पिछले तक 20 साल में अगर मान लिया जाता है? देखिए अभी हम मतलब जो मेन एक ऑर्डर आया था सरकार की तरफ से, हमने उस दिन भी बात की थी, सितंबर 2012 का जो ऑर्डर है उसमें 895 कॉलोनियों में से 583 कॉलोनियाँ पब्लिक पार्टली और फुल्ली ऑन पब्लिक लैंड थी। अब उनमें से अभी तक तो हमें कोई पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनमें से कोई कॉलोनी फुल्ली रेगुलराइज हो गई। कोई नहीं हुई। वो 583 कॉलोनीज वो फाउंड एलिजिबल फॉर रेगुलराइजेशन, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। हम लोग कानून देखिए, आपने बहुत कानूनी पहलुओं को देखा है, घपला कहाँ है? एक आम आदमी यहाँ जो रहता है वो कैसे समझे कि उसको बात पूरी नहीं समझाई जा रही है? देखिए मैं यहाँ रहने वाले लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो एक एक लाइन के स्लोगन पे विश्वास करें। मैं चाहता हूँ कि उनको पता चल जाए कि अगर ये जे क्लस्टर है या संजय कॉलोनी है, ये रेगुलर हो गया है, तो यहाँ रेगुलर होने का मतलब क्या है? मेनली जो कॉम्प्लिकेशन है वो लैंड जमीन का मामला है। जमीन में भी दो मामले हैं, एक है और मेन जो इशू है वो किसकी ज़मीन है, और दूसरी जो इशू है वो मास्टर प्लान में वो ज़मीन क्या लैंड यूज़ के लिए रखी गई है। तो ये दो लेवल्स का मामला है, और जब तक मतलब ये दोनों चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती, मतलब लैंड यूज़ में चेंज होना चाहिए टू रेजिडेंशियल, और जो लैंड ओनर है वो पब्लिक से मतलब प्राइवेट होना चाहिए, और प्राइवेट में भी फिर इंडिविजुअल ओनर्स को देना चाहिए। तो मतलब ये है कि अगर ये 60 लाख दिल्ली के लोग देख रहे हैं, तो अगर आपके हिसाब से, या हमने जितना समझा एक टीवी की बहस के दौरान, कि जो आदर्श स्थिति प्रिया वो हो कि पता चल जाए कि संजय कॉलोनी की ज़मीन लैंड यूज ये सरकार बदलने वाली है। ये कहे एक इंडिविजुअल ज़मीन, ये किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ज़मीन है, लेकिन हम संजय कॉलोनी की ज़मीन को बदल देंगे प्राइवेट कॉलोनी में, और उसमें जिसका यहाँ घर है उस पर उसको हम ज़मीन अलग से, वो तीसरा स्टेज है ना? हाँ जी। तब इनको मानना चाहिए कि हाँ, हमारे रेगुलराइजेशन की बात कही जा रही है। ठीक है, कई बार ऐसा लगता है कि रेगुलराइज होने का मतलब है कि यहाँ बिजली का मीटर लग जाएगा, पानी पहुँचा दिया जाएगा, या सीवर डाल दिए जाएंगे। वो भी क्या मतलब है क्या? नहीं, वो तो है ही। हाँ। अगर आप रेगुलेशंस 2008 को देखें या फिर गाइडलाइंस 2007 वाली देखें, उसमें बहुत ही क्लियरली ये मेंशन्ड है कि रेगुलराइजेशन का मतलब यही है कि मूलभूत सुविधाएं अगर सरकार चाहे तो वो सुविधाओं को वहाँ पे प्रोवाइड कर सकती है। अब इसमें कोई ऐसा पूछ सकता है कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो कोई भी कहीं भी ज़मीन ले लेगा, कब्जा कर लेगा, बसा देगा, फिर कहेगा कि इस पे हमें दीजिए। तो जो हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, फिर वो क्यों पालन करें? ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसा सोच रहा हो तो उसके लिए आपका जवाब? देखिए, उसके लिए हम लोग को ये समझना ज़रूरी है कि ये अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ या झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स बसे क्यों? ये इस वजह से बसे क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी थी। अब लोगों को कहीं ना कहीं तो बसना है। कोई भी शहर मतलब हर तरह के लोगों से बनता है, और जो हर तरह का काम करते हैं, और ये लोग हमारे शहर के आधार हैं। नहीं, बहुत तरह का यहाँ से श्रम मिलता है, लेबर मिलता है, बहुत तरह की आर्थिक गतिविधियाँ हैं, कपड़े बन रहे हैं, इन सब का टैक्स तो जाता ही होगा सरकार के पास, है ना? जाता होगा, वैट देते होंगे। अगर कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो उससे सरकार की आर्थिक गतिविधियां बढ़ती होंगी। और कहाँ है? किसी पॉश कॉलोनी में तो नहीं है। लेकिन प्रिया ने एक सवाल किया था कि यहाँ पे कैसे विकास होगा? मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि 1993 से ये कवायद शुरू हुई है कि रेगुलराइजेशन करना है। और इलेक्शन से पहले भी जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने 2008 में भी कर दिया था कि हम करेंगे, रेगुलराइज करेंगे। लेकिन अभी तक कोई मास्टर प्लान पब्लिक डोमेन में आया ही नहीं। उनकी वेबसाइट पे नहीं आया कि वो यहाँ पर पाइपलाइंस कैसे बिछाएंगे, यहाँ पे शौचालय बनाने की जगह कहाँ पर है। अब बिना वो जो शौचालय बनेगा वो सब जाएगा कहाँ पे? कहाँ जाएगा? जैसे हम अभी आए तो हमें पता चला कि एक महिला वो टैंकर से फिसल गई और उनके सर में भारी चोट आई है। तो लोग, एक आदमी, वो बता रहे थे कि एक आदमी महेंद्र सिंह की सिर्फ पानी भरने के लिए होता है, जो ड्रम लेकर आता है। और छतों पर आप देखिए, जितने दिखा भी दें, हर किसी के छत पे पानी रखने के तमाम प्रकार के उपाय, साधन और ड्रम हैं। तो कैसे पहुंचेगा ये? इसकी प्लानिंग कैसे हो सकती है? किरण बेदी ने मुझसे बात करते हुए, एनडीटीवी इंडिया से बात करके कहा कि हम महाराष्ट्र के तर्ज पे विकास करेंगे, कि इन सब झुग्गियों को हटाकर हाई राइज बना देंगे, ऊंची ऊंची इमारतें बना देंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि सुविधाओं की तरफ से जो आप बोल रहे थे कि जहाँ पे कॉलोनियाँ इतनी बसी हुई हैं, 3, 4, 5 मंजिलों तक बने हुए हैं घर, वहाँ पे
एक वाटर पाइपलाइन या सुअर लाइन अगर बिछाने की बात है, जो बड़े बड़े लाइन अगर बिछने हैं, तो एक तरह से एक प्रैक्टिकल चैलेंज रहता है, इंजीनियरिंग चैलेंज रहता है कि कहीं वो घर गिर ही ना जाए। तो इसमें एक मतलब हो सकता है कि कुछ थोड़ा इनोवेशन की ज़रूरत है कि किस तरह के दूसरे सॉल्यूशन, कुछ डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या आप ला सकते हैं इसमें। कहीं कम्युनिटी जैसे शौचालय बना दिया जाए या यहाँ पर 4 टैंकर बना दिया जाए जिनको रोज़ पानी कम से कम मिल सके। कुछ एरिया हो जो डिमार्केट कर दिया जाए जहाँ से प्रोविजनिंग सर्विसेज की है, पानी की है या फिर सुअर की सुविधा है, वो अगर की जाए डिसेंट्रलाइज्ड वे में। ठीक है। मतलब ट्रंक जो हमारे ज़्यादातर पूरे सिटी में जो शहर में लगता है, बिचता है। मेरा एक सवाल है कि मान लीजिए कि किसी ने कहा कि हम सबको घर देंगे, ठीक, घर तो यहाँ सबके पास है। राइट टू शेल्टर जिसको कहा जा रहा है, राइट टू शेल्टर तो वो है जिसके पास घर नहीं है। दिल्ली में जो लाखों लोग, या दिल्ली की बात हम क्यों करें, हम इसके ज़रिए हम चाहते हैं कि ये मसला देश के हर हिस्से में जहाँ लोग इस तरह के हालात में रहने के लिए मजबूर हैं, वहाँ तक ये बात पहुँचे और लोग अपने लिए घरों का अधिकार मांगे, है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो राइट टू शेल्टर है, यहाँ तो लोगों को सबको घर मिला हुआ है या लोगों ने बना लिया है, तो ये समझा जाए कि वो जो बेघर हैं उनके लिए घर बनाने की बात हो रही है। यहाँ ये समझना चाहिए कि हमें एक तो नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे स्कूल अच्छा हो, थोड़ा कुछ अस्पताल हो, आसपास की सड़कें ठीक ठाक हों और एक सामुदायिक शौचालय या पानी की व्यवस्था जो आप कह रही हैं कि डिसेंट्रलाइज किया जाए, वो चीज़। और एक बार फिर से दोहरा दें कि हर कॉलोनी के लोगों को अपने नेताओं से अलग प्लान मांगना चाहिए कि बताओ कि हाँ, हम इस ज़मीन पर बसे हैं, आप ये 3 डिपार्टमेंट से लेकर आएंगे, इतने इतने दिनों में लाएंगे। वो नंबर से पता नहीं चलता ना कि 1012 कॉलोनियाँ अधिकृत हो गई या 1963 कंपनियाँ अधिकृत हो गई। नहीं, ये सही बात है कि एक तरह से हर कॉलोनी की अपनी एक तो ज्योग्राफी है, अपनी कहीं अलग अलग तरह की जगह पे बसी हैं और अलग अलग भूमि पे बसी हैं। तो इसकी वजह से एक तरह से अलग प्लान शायद बनना पड़ेगा हर कॉलोनी के लिए।